हेलो एवरीवन, आप सभी को राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो। तो जो टॉपिक है हमारा वो है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा दी गई ट्रिक आपको समझ में आएगी और इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, आप गलत करके नहीं आएंगे। बात करते हैं वॉइस की। वॉइस दो होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, हिंदी में समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। सीधा सा वर्ड है। उसी को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करना चाहें तो होता है रावण राम के द्वारा मारा गया। बात वही है लेकिन थोड़ा सा उस बात को घुमा दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। अब एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर किसी में हेल्पिंग वर्ब आती है, किसी में नहीं आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। तो उसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे आगे लाएंगे, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी सेकंड नंबर पे जो भी कुछ आ रहा है उसके अनुसार सही हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम आएगी। फिर बाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद अदर। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखने हैं। तो जैसे सबसे पहला है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ लाओ, सबसे आगे, और उसको सब्जेक्ट बना दो। अब देखो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। मेन वर्ब के जस्ट पीछे जो होता है, मेन वर्ब के पीछे क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के जस्ट पीछे वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाएंगे, फर्स्ट काम ये करेंगे। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी टेंस के अनुसार का मतलब सेकंड नंबर पे, सेंटेंस में जो सेकंड नंबर पे जो कुछ भी आ रहा है उसके अनुसार टेंस देखेंगे और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरे पॉइंट पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। और चौथे नंबर पे बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। तो ये आपको चार बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होने पर भी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होती है, इस बात का ध्यान रखें। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होती है और आपको लगानी पड़ती है। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, नॉर्मली एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और पास्ट सिंपल में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंसों में भी पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगानी ज़रूरी होती है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये बात आप नोट करेंगे। दो बातें आपको ध्यान रखने वाली है, एक तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होती है और एक पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि सबसे पहले क्या चेंजेस होता है। तो सबसे पहले हम जो चेंज करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट चेंज। एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम जब पैसिव में ले जाएंगे तो वही सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो सब्जेक्ट में आई आ रहा है तो वो कन्वर्ट होके बाय मी में कन्वर्ट हो जाएगा। यू बाय यू, सी बाय हर, ही बाय हिम, इट बाय इट, नेम और बाय नेम। तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के आगे हमेशा बाय लगाकर आपको लिखना है। ठीक है,
अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को बाई लगाकर कभी भी वापस नहीं लिखा जाता है। जैसे आई को बाई मी कर दिया आपने, ठीक है, यू को बाई यू कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है तो आपको उसको बाई लगाकर नहीं लिखना है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वी, दे, पीपल, पॉलिस, एनीबडी, समबडी, नोबडी। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और उसको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, पॉलिस कॉट द थीफ। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें पता है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ये आपकी मैन वर्ब होती है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि मैन वर्ब के जस्ट पीछे वाला जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया द थीफ। तो अगर हम इसकी पैसिव बनाएं तो द थीफ। फिर मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होती है, तो सेकंड नंबर पे आपका आया हुआ कॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वाज, द थीफ वाज। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। फिर बाय जो पुलिस है, बाय पॉलिस, अगर आप लिखना चाहो तो उसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, क्योंकि पॉलिस जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आपको बाय लगा कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप इसको लिखो ही मत, और अगर आप लिख भी देते हो तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ रूल्स समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, कि टेंस के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सेकंड नंबर पे जो है सेंटेंस में, जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ आएगी एक्टिव के अंदर, उसके अनुसार आपकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर सेकंड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़, आर, एम यूज़ करनी है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ रहा है तो आपको वाज, वर, वाज या वर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होता है, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न में इज़, आर, एम आ रहा है तो आपको यूज़ करना है इज़ बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मोस्टली इज़ बीइंग यूज होता है, लेकिन अगर कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आप उसकी जगह आर बीइंग भी कर सकते हैं, लेकिन 90% जो है चांस बनता है कि इज़ बीइंग ही लगता है, ठीक है ना, साथ में प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब जगह प्रश्न में इज़, आर, एम आ रहा है सेकंड नंबर पे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर वाज या वर आता है, वाज या वर, तो आपको पैसिव वॉइस में वाज बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही है, ठीक है। अगर प्रश्न में हैज़ या हैव आ रहा है तो आपका हो जाएगा हैज़ बिन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका हैव बिन हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हैज़ बिन की जगह हैव बिन यूज़ करेंगे। फिर अगर प्रश्न में हेड आ रहा है, प्लस हेड के साथ क्या होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसमें हो जाएगा आपका हैड बिन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद होता है, अगर प्रश्न में हैज़ बिन या हैव बिन आ रहा है तो वो नो चेंज होता है, उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका पैसिव नहीं बनता है। और अगर हैड बिन भी होता है तो उसका भी पैसिव नहीं बनता है, यानी पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता है डोर टेंस की। एक तो कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इन दो की पैसिव नहीं बनती है। अगर सेंटेंस आ भी जाए तो उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रश्न में विल आ रहा है तो विल भी,
प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल आ रहा है तो सेल बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। कैन आ रहा तो कैन बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे आ रहा तो मे बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड आ रहा तो शुड बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड आ रहा तो कुड बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। माइट आ रहा है तो माइट बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स मॉडल ये जो है ये सारे के सारे मॉडल्स है, ठीक है। और मॉडल्स के साथ जो होता है, मॉडल्स में जो भी मॉडल्स आते हैं तो आपको मॉडल्स के साथ प्लस बी यानी बी लगाना है, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये हुआ सेकंड नंबर के अनुसार चेंजेस कि सेकंड नंबर में सेंटेंस में एक्टिव के अंदर फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है और सेकंड नंबर पे जो भी आता है उसके अनुसार पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस बात का आप इस नियम से पता कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमें क्वेश्चन और ये रूल्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, देखो ये राम जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है ये मैन वर्ब है और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो स्पष्ट है कि मैन वर्ब के जस्ट पीछे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लिख के आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा क्रिकेट, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो हम यूज़ करेंगे इज़। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल्स में यही कह रहे हैं, प्लेड। फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, राम है तो बाय राम, ये आपका पैसिव बन गया, ठीक है ना। एक और है, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, सिंग मैन वर्ब और ए सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे ए सॉन्ग। फिर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, आर। तो स्पष्ट कह रखा है इज़ आर एम अगर आता है सेकंड नंबर पे तो उसका हो जाएगा इज़ बीइंग, ठीक है। तो ए सॉन्ग इज़ बीइंग, फिर मैन वर्ब है सिंग, उसकी थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग। तो ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय आई। आई का मैंने स्पष्ट बताया, आई का बाय मी, तो यह हो जाएगा बाय मी, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है। ये हम जो है एफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव बना रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस की क्या बन रही है, पैसिव बना रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव, ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया, सी कैन टीच एन इंग्लिश, सी कैन टीच एन इंग्लिश, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, टीच मैन वर्ब, एन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो सबसे आगे आ जाएगा एन इंग्लिश। फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है कैन, मॉडल है तो मॉडल के साथ हमेशा बी यूज़ होता है तो कैन बी। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का हो जाएगा आपका टॉट, बाय सी का हो जाएगा हर, ठीक है। तो इस तरह से हमने नॉर्मल जो सेंटेंसेज है उसकी आप पैसिव इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल की और बात करते हैं, ये तो एक्टिव है और ये पैसिव है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हमारा आता है जैसे मान लो वी रॉट ए लेटर, ठीक है।
वी रॉट ए लेटर, ये एक्टिव है, इसका हम बना रहे पैसिव। तो पैसिव बनाते समय ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा ए लेटर, ठीक है। उसके बाद रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ होगा वाज, ए लेटर वाज राइट रॉट रिटर्न, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वी बाई अस नहीं कर सकते क्योंकि वी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पीछे बाई लगाकर नहीं लिखना है, तो ये आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया। अगर कोई लिखना भी चाहे तो बाय अस कर सकते हो, लेकिन वो ब्रैकेट में, ठीक है ना। इस तरह से हमने जो सीखा वो था एफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव किस प्रकार बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाले जो है उनकी पैसिव कैसे बनती। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो उनकी पैसिव कैसे बनती है। इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन की पैसिव कैसे बनती है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन में पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे लिखेंगे, अदर और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा आर यू प्लेइंग क्रिकेट, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। ये है एक्टिव का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो हमें पता है अगर प्रश्न में इज़ आर एम आता है तो वो हो जाएगा इज़ बीइंग, तो इज़ अलग और बीइंग को अलग करना है, इज़ बीइंग एक साथ नहीं लिखना, इज़ अलग बीइंग अलग। और मैं ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट वो आपको बीच में रखना है, इज़ क्रिकेट बीइंग। फिर हम आते हैं इस पे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय यू पीछे जाके बाय यू हो जाएगा और पीछे वापस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल, एक साधारण मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं, डिड सी सिंग ए सॉन्ग, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक्टिव एंड उसका पैसिव बनाना। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखना है, लेकिन क्या आया हुआ डिड, तो डिड के अनुसार अगर हम चेंज करने जाएं तो यहाँ आएगा वाज, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग, फिर मैन वर्ब है सिंग, उसकी थर्ड फॉर्म संग, बाय सी का हो जाएगा हर। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी डिड का हमने वाज बनाया क्योंकि रूल्स पीछे लिखवाया, पहले इसके रूल्स सीखने ज़रूरी है, इसलिए आप थोड़ा रूल्स पे ध्यान देंगे कि एक्टिव में क्या आ रहा है और उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो डिड की जगह वाज लग गया, फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये सब्जेक्ट बाय लगाकर सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, विल ही टीच एन इंग्लिश, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो विल ही टीच एन इंग्लिश, तो इसमें विल आगे हैं, तो विल के साथ हमें पता है दो चीज़ आते ही आपको ऑब्जेक्ट को बीच में रखना, विल के साथ बी यूज़ करेंगे तो विल अलग बी अलग और बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा एन इंग्लिश, विल एन इंग्लिश बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय ही का हो जाएगा हिम और पीछे वापस क्वेश्चन मार्क। तो ये हैं हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन। अब आते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन। WH वर्ड से प्रश्नों की क्या बनाना, पैसिव बनाना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया, वेयर डिड सी प्ले क्रिकेट, वेयर डिड सी प्ले क्रिकेट, पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो इसमें WH वर्ड को WH वर्ड की जगह ही रखना है, वेयर, फिर डिड की जगह हमारा आएगा वाज,
ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्ले का, प्लेड बाय, सी का हो गया हर, और पीछे वापस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है एक एग्जांपल और समझे तो व्हेन विल ही राइट ए लेटर क्वेश्चन है। इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो WH वर्ड को आगे ही रखना है व्हेन, फिर विल का विल ही रहेगा आगे भी, उसके साथ बी लगेगा तो बी को साइड में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को बीच में लिखेंगे, ए लेटर। व्हेन विल ए लेटर बी राइट रॉट, रिटर्न राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय ही का हो जाएगा हिम और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब है जो आदेश सूचक वाक्य होते हैं। अब है आदेश यानी ऑर्डर्ड, निवेदन यानी रिक्वेस्ट, एंड सुझाव मीन्स सजेस्ट, SUGGSS सजेस्ट। ठीक है, SUGG सजेस्ट। ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे उनकी पैसिव, आदेश, निवेदन और सुझाव, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव किस प्रकार बनाई जाती है? एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन या WH वर्ड्स वाले या ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको उस पर किस तरह से काम करना है उसको आपको थोड़े से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर प्रश्न में आदेश है यानी ऑर्डर्ड है, ऑर्डर, तो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, हमेशा सेंटेंस अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, शुरू होता है, तो उसमें आदेश यानी ऑर्डर होता है, आदेश होता है, ऑर्डर होता है। जैसे कहते हैं ना, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, डोंट मेक ए नॉइज़। तो यानी अगर आपका सेंटेंस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इट मीन्स वो आपका आदेश है। और ऐसे सेंटेंसों की पैसिव बनाने के लिए दो तरीका है। एक तरीका तो है सबसे आगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही है। ठीक है। जब आप पैसिव बनाते हो किसका, आदेश वाले सेंटेंस जो होते हैं ऑर्डर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव इस तरह से बनाई जाएगी। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ओपन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। तो सेंटेंस हमारा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू हो रहा है मीन्स आपका ऑर्डर है। तो इसको बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट है द डोर। ठीक है। फिर बी लेट द डोर, क्योंकि फॉर्मूले में ये लिखा लेट ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी, लेट द डोर बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। ठीक है ना। ये आपका हो गया इसका पैसिव वॉइस, ये आपका इसका है एक्टिव। एक सेंटेंस और समझते हैं, जैसे कह दिया डू इट। ठीक है। इसका आपको पैसिव बनाता है, तो लेट इट, क्योंकि लेट के बाद सब ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी और डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, लेट इट बी डन। ठीक है। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव इस तरह से बनेगा किसका, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, आदेश वाले वाक्यों का। आदेश वाले वाक्यों को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। जैसे एक्टिव का वाक्य ओपन द डोर, इसको एक तरीके से हमने बनाया लेट द डोर बी ओपन। ठीक है। ये लेट से शुरू होने वाले हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आदेश हैं तो आपको याद रखना यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि आपको आदेश मिला है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और वो जो सेंटेंस है पूरा का पूरा आप वापस वैसे ही उतार दो, ओपन द डोर। तो भी आपका वो लेट से बनाओ तो भी ठीक है। अगर आप
इस तरह से बनाते हो तो आपको एक लाइन याद रखनी है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस वापस आ जाएगा। जैसे डू इट है तो आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, ठीक है। और लेट से बनाना है तो लेट से तो पता ही है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट इट, फिर बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। तो ये दोनों तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं, ठीक है ना। किसकी? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये दो टाइप से उसकी पैसिव बन गई, यू आर ऑर्डर से और लेट से, ठीक है ना। एक मैंने लिखा, जैसे लिख दिया डोंट मेक अ नॉइज़, डोंट मेक अ नॉइज़ एक्टिव वॉइस है। इसका अगर मुझे पैसिव बनाना है तो ये आएगा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। फिर टू लगाना, लेकिन जो है टू के बाद हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टू के जस्ट पीछे जो है वो मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, टू के साथ। तो यू आर ऑर्डर्ड, तो ये जो नॉट है ना वो यहाँ आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज़, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता है। टू से पहले आपको नॉट लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सेंटेंस बाकी का वैसे के वैसे उतारना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू डोंट मेक ए नॉइज़ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के जस्ट बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कह दिया ओबे योर पेरेंट्स, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको हम आदेश नहीं कह सकते, क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए कि आपको अपने पेरेंट्स का ओबे करना है तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, इसमें कोई आदेश वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये सुझाव है, तो हम कह सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि ये सुझाव है इसलिए हमने किया यू आर सजेस्टेड टू, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर कह रहा है कि इस दवाई को 2 बार लो, 3 बार लो, ट्वाइस ए डे, है ना, ट्राइस ए डे, तो उसमें जो होता है वो डॉक्टर का सुझाव होता है। हम घर जाके उसको 2 बार लें, 1 बार लें, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं मोस्टली सजेस्टेड वाले होते हैं, सुझाव वाले होते हैं, इसीलिए आपको उसमें सुझाव वाली जो लाइन है वो यूज़ करनी है। अब अगर प्रश्न में कभी भी प्लीज़, काइंडली आते हैं तो वो क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, सुझाव, निवेदन होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी अ पेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लीज़ आ गया, सुझाव ये आपका रिक्वेस्ट हो गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हमने एक्टिव पैसिव के अंदर जो चीज़ पढ़ी वो थी कि किस प्रकार से सेंटेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसमें 3 टेंस ऐसे हैं जिसकी पैसिव नहीं बनती है। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें जो होती है इन 3 टेंसों की पैसिव हमारी कभी भी नहीं बनती है। टोटल 12 टेंस होते हैं,
उसमें से 3 की पैसिव नहीं बनती हैं, पीछे बचे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, और एक चीज़ और होती है जिसमें अब उसकी पैसिव नहीं बनती है, वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूज़ की भी पैसिव नहीं बनती। इस प्रकार 4 टेंस अगर हम बात करते हैं, 12 में से 4 की पैसिव अगर नहीं बन रही है तो 8 टेंसों की पैसिव बनती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न में विल हैव या शैल हैव आ रहा है तो आपको यूज़ करना है विल हैव बिन या शैल हैव बिन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी आशा व विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।